आप याद कर लीजिए कि एनेक्स 1 के अंदर जो है वो कंट्री कीटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 के अंदर वो कंट्रीज़ हैं के नाम है जो अपना ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगी, इमिशन को कम करेंगी और नेशंस वो हैं इसके अंदर एनेक्स 2 के अंदर जो कहते हैं हम थर्ड वर्ल्ड को फाइनेंस करेंगे और उसके यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंस करेंगे। और क्लाइमेट चेंज के लिए इसमें लिस्ट ऑफ 6 गैसेज़ एनेक्स 1 के एनेक्स ए के अंदर लिस्ट ऑफ 6 गैसेज़ जो मैंने अभी बताया और बी के अंदर कोटा है। एनेक्स बी के अंदर कोटा है और कोटा किसका है? एनेक्स ए का मतलब यानी एनेक्स ए में जो कंट्रीज़ 1 में जो कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं कि भाई कितना आप जो है कम करेंगे, तो वो गैसेज़ को कम करने के लिए कहानी जो है वो इसमें दे रखी है। कितना हम कम करेंगे, इतना पोटेंशियल हम कम करेंगे। तो ये आपका मतलब कीटो प्रोटोकॉल वगैरह है। तो कीटो प्रोटोकॉल जब से जो है उसका कैसे रोड मैप है, कैसे क्या स्टार्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का। तो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज जो है यूनाइटेड नेशन का जो है क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल हुआ है कीटो प्रोटोकॉल है। उसके बाद उसका दोहा के अंदर कतर के अंदर उसका अमेंडमेंट हुआ है, उसका एक्सटेंशन किया गया है 2020 तक। ठीक है और 2020 के बाद बोला गया है कि एजेंडा यानी पेरिस पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 के अंदर कतर हुआ है, कतर के अंदर ये बोला गया है कि अब जो है आगे क्या करना है वो हम पेरिस में डिसाइड करेंगे। देन पेरिस के अंदर जो है 2015 के अंदर पेरिस कन्वेंशन हुआ है कि 2020 के बाद हमारा टारगेट क्या होगा। तो यूएनएफसीसी टाइम टू टाइम मिलता रहता है और डिसाइड करता रहता है करना क्या है। तो इसी तरह से जो कीटो प्रोटोकॉल है उस वो रियो डी जेनेरियो से स्टार्ट होता है, कीटो प्रोटोकॉल होता है और वो पेरिस तक जाता है। पेरिस से फिर आगे हम डिसाइड करते हैं कि आगे का एजेंडा क्या होगा। इसी तरह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर खत्म हो जाएगा तो उसके आगे क्या होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रोटोकॉल्स वगैरह करते रहते हैं और हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है इसकी, कभी लीमा में, कभी पेरू में, लीमा में, कभी कहीं। और ये जो करंट में जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं उनको हमें याद करना होता है जो 1-2 साल के होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वगैरह वो सब देखा, फिर आपने यूएनएफसीसी देखा अर्थ समिट के अंदर और फिर आपने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात सुनी थी अर्थ समिट में। फिर कीटो प्रोटोकॉल आया तो उसमें एनेक्स वगैरह की बात करी। फिर उसके बाद में जो है यूएनएफसीसी का ही आगे फर्दरेंस में पेरू वगैरह में उसका वारसो में, पेरू में और बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं जिनके ऊपर मतलब टाइम टू टाइम हम लोग मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में कुछ होता है उसके बारे में बात करते रहते हैं। और ये जो है इसमें हमारा एक असेसमेंट होता है कि हमें कम करना है, मिटिगेशन करना है ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो ये चलता रहता है और इसमें जो है लीमा है या क्या नाम है पेरू है, तो इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अक्सर जो कन्वेंशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। तो लीमा है या पेरू जो ये लीमा पेरू पुराना है लेकिन जो नया वाला होगा उसको आपको याद करना होगा जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा उसमें। वैसे मैंने भेजा भी था तो देखिएगा। इसमें एक होता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। फंडिंग कहाँ से होगी, तो फंडिंग के लिए बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी कॉमन है लेकिन सब लोगों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इंडिया सब लोग चाहते हैं कि वो कम करें, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, वो सर पे वो उठाएं। जो गरीब कंट्रीज़ है वो उतना नहीं कर सकते। फंडिंग दो तरीके से होता है, अडॉप्टेशन के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए और मिटिगेशन के लिए जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी में कुछ चेंजेस करके और उसमें कम से कम करना, मिटिगेट करने के लिए दो चीज़ों के लिए दी जाती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए आईपीआर टैग, प्राइस टैग वगैरह के लिए होता है। जैसे क्या होता है ना, कई बार आप कोई ऐसा मेथड खोज लेते हो कि जो इन्वायरमेंटली बिनाइन मेथड होता है जिससे पोल्यूशन कम होगा, तो पता चलता है उस पे आईपीआर और प्राइस टैग वगैरह इतना लगा देते हो कि फिर वो जो है उसके लिए फिजिबल नहीं रह जाता। तो ये सब चीज़ें इशू उठते रहते हैं जिसके ऊपर बात होती है। तो इंडिया जो है, इंडिया का अपना स्टैंड है क्लाइमेट चेंज को लेकर। उसका कहना है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इंडिया की वन ऑफ द मतलब उसका वो है प्रोपाउंडर है। वो कहता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की है। वो लोग ने ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन उन्होंने किया है तो वही लोग इसको बेयर भी करेंगे ज़्यादा। यूएनएफसी से इंडिया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता जो लीगली बाइंडिंग हो उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम लीगली बाइंडिंग चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न ज़रूर है लेकिन लीगली बाइंडिंग चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी यहाँ पे इरिडिकेट करना है पॉवर्टी को, एनर्जी के लिए एक्सेस करना है, सबको देना है। और उसके अलावा आपका क्या नाम है बैलेंस इस्टेब्लिश करना है बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम करें। बस हमारी भी लेकिन कुछ कमिटमेंट होते हैं, हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज़ को कम करते हैं, अपने टारगेट बनाते हैं। ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं और हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं देखिए एक होता है डिफरेंस हमारे यहाँ पे अ, हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज़ कम करें, आप भी चाहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज़ कम करें, हम लोग भी चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये है कि भई हमें प्रायोरिटी ये है कि हमें जैसे क कोल के हमारे पास वो है प्लांट है, तो कोल प्लांट में हम तो कोल ही जलाएँगे ना, हम उसमें और तो कुछ कर नहीं सकते। तो और या तो हमें टेक्नोलॉजी दे दो, पैसा दे दो, तो इंडिया मतलब हमेशा इस चीज़ को लेके वो करता रहता है कि भई ज हमें जो है आप एडॉप्टेशन के लिए फंडिंग कर दो तो हम ठीक है, हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसके लिए फंडिंग के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हमें माँगती रहती है, उसमें से इंडिया भी एक है। जो कि फंडिंग कहता है कि भई हमें फंड करो। अब फंड करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं? तो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन जो फंडिंग करते हैं वो हैं आपके जो मेन फंडिंग है वो ये जीईएफ और जीसीएफ। ये फंडिंग कहाँ से आती है? ये 2 इंस्टीट्यूशन हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का हेडक्वार्टर जो है, ठीक है? तो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो ओके ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूशन है ये। दूसरा जीसीएफ है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सोंगडो साउथ कोरिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और कीटो प्रोटोकॉल के अंदर भी कोटा सिस्टम से फाइनेंसिंग होती है। तो कई तरीके हैं फाइनेंसिंग करने के, एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ फाइनेंस करते हैं, उसके अलावा जीसीएफ, जीईएफ हमने बनाया है, तो वो लोग फाइनेंस करें। उसके अलावा एक कोटा सिस्टम होता है, कोटा सिस्टम क्या होता है? ये कीटो प्रोटोकॉल के अंदर आया था कि आपको जैसे डिसाइ सब कंट्री का कोटा होगा। अगर जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा-सा सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ जिसको कार्बन मार्केट या कार्बन क्रेडिट कहते हैं। आप लोग इसे समझें कि जैसे हर कंट्री का कोटा डिसाइड कर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा इतना कोटा है, ठीक है? मतलब इतना आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर सकते हो। मतलब मान लो 1000 मतलब यूनिट दे दिया आपको कार्बन इक्विवेलेंट और किसी को भी मतलब किसी को दे दिया 2-2 कंट्रीज़ को मतलब 1-1 हज़ार मिला हुआ है कार्बन यूनिट। कितना आप करोगे मतलब इतना मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब मान लीजिए कोई कंट्री है जो ज़्यादा इंडस्ट्री उसके यहाँ पे नहीं है, तो उसने अपने कोटे का सिर्फ़ 500 यूज़ कर पाई और 500 यूज़ नहीं कर पाई। ये मैं बात कर रहा हूँ कार्बन मार्केट की, बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। तो वो 500 यूज़ कर पाई, 500 यूज़ नहीं कर पाई। एक कंट्री जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ कंट्री है, उसके पास 1000 तो अपना कोटा पूरा ही कर लिया, उतना एमिशन कर दिया, उसके बाद भी उसके यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो अब उसको ज़रूरत है, तो अब वो फाइनेंसिंग करे। वो पैसा दे किसको? उसको क्या नाम है जो जिसने 500 ही अपना कोटा पूरा किया है उसको फाइनेंसिंग दे, उससे वो कोटा खरीद ले, मतलब 500 का कोटा और खरीद ले। तो उससे क्या होगा कि वो अब उसके पास पैसा चला जाएगा, जो वो वाली कंट्रीज़ हैं उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी, वो अपने यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह अडॉप्ट कर सकता है और कुछ कर सकता है उससे, और वो अपना 500 का कोटा उसने बेच दिया। तो इससे क्या होगा कि जो वो कोटा खरीदने के बाद उसका तो पैसा जा रहा है, तो वो क्या नाम है उसके लिए थोड़ा-सा मतलब पॉल्यूशन करने के लिए उसको महँगा पड़ रहा है, जो पॉल्यूशन कर रहा है, और फ़ायदा उसका हो रहा है जो कम पॉल्यूशन कर रहा है। तो इस तरह का एक सिस्टम जो है जनरेट किया गया जिसको कार्बन मार्केट या कीटो प्रोटोकॉल के अंदर ये सेगमेंट था कि यहाँ से भी पैसा आएगा। दूसरा जीईएफ, जीसीएफ में के तहत भी मतलब फंडिंग होती है अलग-अलग सेक्टर्स में। क्या आपको ये समझ में कार्बन मार्केट समझ में आया कि क्या हो रहा है कार्बन मार्केट में? कोटा अपना पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, उसको खरीदना पड़ रहा है कोटा किससे? जिसने अपना कोटा नहीं खर्च कर रखा है। जैसे मैंने 400 खर्च किया, 600 बचा के रखा हुआ है, तो उसको मैं दूसरी कंट्री को बेच सकता हूँ। गॉट गेटिंग? ये कीटो प्रोटोकॉल के अंदर कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। कैरी? तो ये आपका जो है उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप कि ये दोनों आपका वो भी रहेगा आगे, मतलब जो बच्चे हैं, उन लोगों को ये जीसीएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और जीसीएफ, इसके ऊपर यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और उसके अलावा जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन है और ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जिनके हम मैं आगे बात करता हूँ। तो ये जो आपके एक टाइमलाइन भी देख लेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जीसीएफ, जीईएफ ये सब जो बनाए गए, एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनाई गई, उसके अलावा जीईएफ बनाया गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, ये यूएनएफसीसी के ही मतलब फर्दरेंस में आया है और इस ये जो है ग्रीन मतलब फंडिंग करता है पूरे जो लीस्ट कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ उनको। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक इसको जो है 1991 से ये बना है, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से बना है। और उसके अलावा ये क्या नाम है कन्वेंशन ऑफ ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी करता है, बायोडायवर्सिटी पोल्यूशन के लिए भी, बायोडायवर्सिटी के लिए, पोल्यूशन के लिए, डिजर्टिफिकेशन के लिए, कई सारे मतलब इन्वायरमेंट फैसिलिटी कई सारे उसमें काम करता है और पैसा वैसा मतलब देता है।
और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये बेसिकली इसका जो प्लेस है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। 50% जो है अडॉप्टेशन के लिए, 50% मिटिगेशन के लिए देता है। और ये सैंगडो साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड समझ में आ गया आपके? मतलब ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए है, और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन डिजर्टिफिकेशन सबके लिए पैसा देता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये बस याद रखना है, और उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह याद कर लेने हैं, तो ये आपको मतलब ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर समझ लिया तो हमारा कुछ काम इससे हो जाएगा। ये इसमें नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में बात की गई है। मैं आपको मेन बता देता हूँ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ के बारे में जल्दी से। ये इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। 1971 के अंदर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ था। नेशनल ये था ये कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली ऑन द वाटर फाउल हैबिटेट, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये हुआ है 1971 के अंदर, रामसर के अंदर। और उसके बाद में फिर 1972 के अंदर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, 5 जून से 6 जून वाला वो जो पीरियड है, वहाँ से यूनाइटेड यूएनईपी डेवलप हुआ है वहीं से। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 26 प्रिंसिपल्स वगैरह डिक्लेयर किए गए थे, और उसके बाद से ही इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न लोगों का बढ़ा है। 1973 के बाद में कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना साइट्स का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद में 1979 के अंदर कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, ये कन्वेंशन हुआ है। और उसके बाद में फिर आपका ये कन्वेंशन जो है, ये बेसिकली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन वेस्ट वगैरह के बारे में, एयर पोल्यूशन वगैरह के ऊपर था। 1982 के अंदर नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ है, जो कि यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फर्दरेंस में है। और ये 1972 के अंदर जो वो हुआ था, क्या नाम है, क्या नाम, जो अर्थ समिट हुई, वो जो हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट का समिट हुआ था, उसी के फर्दरेंस में जो है ये समिट हुई है, नैरोबी के अंदर डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं भाई? समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजी देख रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन करने हैं पीसीएस वाले। तो हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट मैं आपको कम से कम कुछ कन्वेंशंस वगैरह बता दूं। क्या कह रहे हो? समझ आ रहा है किसके किसके लिए हुआ है ये? बस इसको याद रखिए। जैसे कि 1971 से रामसर, इसमें सारे कन्वेंशन कवर किए हुए हैं कि ईयर वाइज कवर किए हुए हैं कि कौन कौन सा हुआ है। तो जैसे वेटलैंड के लिए मैंने रामसर कन्वेंशन बताया था, वो 1971 के अंदर हुआ है। उसके बाद में फिर उसके बाद में 72 के अंदर जो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ह्यूमन इन्वायरमेंट का। समझ में आ रहा है? ओके। थर्ड जो है आपका 1973 के अंदर एक कन्वेंशन हो गया। बेसिकली ये साइट्स से रिलेटेड था। मतलब ये जो है ट्रेड, जो मैंने आपको साइट उस दिन बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह का, तो वो हुआ है। फिर 79 के अंदर कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग टर्म रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, 1979 के अंदर हुआ है। उसके बाद में 82 के अंदर जो है नैरोबी डिक्लेरेशन के नाम से हुआ है, जो कि उसको याद करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 के, ह्यूमन इन्वायरमेंट के। उसके बाद में 1985 के अंदर वियना कन्वेंशन हुआ है, और प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। देखिए मैंने आपको बताया था वियना कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता, बोला था ना, बताया था हैं। कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता। कन्वेंशन मतलब एक अधिवेशन हुआ है जिसमें हम लोगों ने मतलब एक बस वो रखा है, क्या नाम उसका, कि भाई आप जो है आवाज़ आ रही है मेरी? कहाँ गया यार, ये पेन कहाँ चला गया? कोई भी चीज़ रख दो इधर, कोई बच्चा उठा ले गया क्या? अरे यार, जिससे लिख रहा था पेन ही गायब हो गया। चलो ठीक। तो यहाँ पे वियना कन्वेंशन, तो वियना कन्वेंशन है, ठीक है। वियना कन्वेंशन जो है, मैंने आपको बताया था कन्वेंशन जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होता, बताया था, और प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होता है। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ है, यही ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन इसके बाद में जो है 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, जो इसी कन्वेंशन का प्रोटोकॉल है। समझ रहे हो? 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें यह था कि भाई हमें ओजोन लेयर डिप्लेटिंग जो सब्सटेंसेज हैं उनको हटाना है, फेज आउट करना है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करवाया था। उसके बाद में फिर आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया है ना, समझ में आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ।
उसके बाद में फिर 1987 के अंदर ही एक ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी। ब्रूटलैंड रिपोर्ट बेसिकली ये जो था ब्रूटलैंड रिपोर्ट, दैट वाज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो एजेंडा 21 बाद में आएगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार जो डेफिनेशन दी गई है वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में ही दी गई है। ब्रूटलैंड रिपोर्ट जो है बेसिकली आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन इसको कहा जाता है ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ब्रूटलैंड आया था, रिपोर्ट आई थी 1987 के अंदर, और ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट को वर्ल्ड कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि मतलब आप जो है आज की जनरेशन, आज जो मतलब वो हैं उनको सेक्रीफाइस करे बगैर आज की जनरेशन और फ्यूचर नीड्स को भी आप ध्यान में रखें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, पॉल्यूशन ना करें, उसकी बात है। फिर 1989 के अंदर बैसल कन्वेंशन होता है जो कि कंट्रोल करने की बात करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हाजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ये हुआ है। फिर एजेंडा 21 1992 के अंदर आपको पता है जो मैंने बताया था 21st सेंचुरी में जो है 21st मतलब 21st सेंचुरी, ये ध्यान रखिएगा एजेंडा 21 के अंदर, और उसमें कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर बात की गई है। और इसी के फर्दरेंस में जो है 20 रियो+20 में जोहान्सबर्ग में हुआ समिट हुआ 5 साल बाद, और उसके बाद में आपको पता है कि 2002 के अंदर 2000 इसमें 2 में अर्थ समिट फिर होगी, और ये जो है हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी मतलब इसी के फर्दरेंस में आया है जो क्या नाम है आपका एजेंडा 21 के। और फिर 2012 के अंदर जो है समिट होती है वो जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो भी होता है 2012 में। तो ये भी मतलब इसी के फर्दरेंस में आया है, किसके संदर्भ में रियो+20 कहा जाता है उसको। ये हम बात कर चुके हैं रियो में, ये जो है इसके एजेंडा 21 के या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फर्दरेंस में है, और इसको आप कनेक्ट करेंगे किससे, ब्रूटलैंड रिपोर्ट से 1987 के, ठीक है। ब्रूटलैंड रिपोर्ट ये वाला जो रिपोर्ट है 1987 का, यहाँ से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात स्टार्ट होती है। और ये जो है आपका उसके बाद एजेंडा 21 आता है अर्थ समिट के अंदर, और उसके बाद में फिर जोहान्सबर्ग समिट है, और उसके बाद में अर्थ समिट जो है रियो+20 जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर द क्या नाम है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो जो है 2012 में हुआ है, और 2015 के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और 1992 का फ्रेमवर्क में यूएनएफसीसी भी आया जो मैंने अभी बताया, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन है इसी के फर्दर्स में होता है कीटो प्रोटोकॉल, और इसी यहाँ पे कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी भी 1992 में होता है। इसके फर्दर्स में आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी की कार्टजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आईची टारगेट्स, वो सारा आप बात कर चुके हो, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका जो है रोटरडम 1998 के अंदर रोटरडम कन्वेंशन होता है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि डम अगर वर्ड आ जाए, रोटरडम, डम मतलब कहाँ, सब जितने भी आमस्टरडम नोटरडम सब एक ही जगह होते हैं। कहाँ पे होते हैं भाई, कहाँ होते हैं, एमस्टरडम कहाँ पे है, किसकी कैपिटल है एमस्टरडम, रोटरडम एमस्टरडम। 1998 के अंदर जो है रोटरडम कन्वेंशन हुआ है। रोटरडम कन्वेंशन किसके लिए है आपको पता है, हाजर्डस केमिकल वगैरह के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ के लिए है। और आप बताइए एमस्टरडम और रोटरडम कहाँ पे है, नहीं बताओगे। मैं इसलिए भी यार पूछ लेता हूँ कहीं कहीं ताकि मैं सुनूँ, सोचूं, देखूं कि आप सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, दिखते तो हो नहीं, सुन रहे हो। अरे मेरी आवाज़ आ रही है, तो बोल का ही नहीं रहे हो यार। 2000 के अंदर फिर देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ है। अरे मतलब रोटरडम और क्या नाम है एम्स्टर्डम, ये सब नहीं पता कहाँ पे है, साजिया नहीं पता तुम्हें, हैं? अच्छा, नेदरलैंड की कैपिटल क्या है, बोलो। और तो रोटरडम कहाँ पे रहेगा, ठीक है, डम जो भी रहेंगे वो सब नेदरलैंड में रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपका देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए ये 2000 में हुआ है, ये उसके फर्दर में है। तो ये मतलब क्रोनोलॉजी के ऊपर लिखा हुआ है।
1 के अंदर कन्वेंशन ऑफ द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है, पीओपी के ऊपर ये हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। नगोया प्रोटोकॉल मैं बता चुका हूँ 2010 के अंदर हुआ है। मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी के 2013 के अंदर हुआ है। और उसके बाद में रिसेंट डेवलपमेंट फिर यूएनएफसीसी का कॉप होता है, यानी कॉप के बारे में बात है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में दिखे जैसे बाली के अंदर 2000 मतलब 7 में हुआ। फिर उसके बाद में जो है ये कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन के अंदर 2009 के अंदर होता है। फिर 2010 के अंदर जो है आपका कॉनकुन में होता है। और उसके बाद में फिर इसी तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2011 के अंदर डरबन में होता है। और उसके बाद में फिर आपका जो है यानी जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं 2012 में जो है दोहा में है। ये क्योटो प्रोटोकॉल को जो है अमेंडमेंट किया जाता है दोहा में, क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड करते हैं दोहा में। तो ये जो आपका मतलब यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, उसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जैसे 2013 में वार्सो में हुआ है। और अभी हम लोग बेसिकली बात जो करेंगे वो इसके बाद में जो है सबसे लास्ट, यानी ये सब पढ़ता रहा है और लास्ट में हमारा जो है ये, जब मैंने इनको नोट्स दिए थे तो उसमें 2018 में ये नोट्स दिए थे। तो उस समय जो है ये यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये जो हुआ था ये फिजी में हो रहा था और लेकिन फिजी में से चेंज करके इसका लोकेशन COP23 हुआ था 2017 के अंदर। COP23 होना था तो ये बोन और जर्मनी में ले गए थे इसको। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 23rd कन्वेंशन था। और उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल का 13th और पेरिस कन्वेंशन का 2nd समिट था ये। और ये हुआ था। इसके बाद में जो है 2018 के अंदर क्लाइमेट चेंज कैटवॉस के अंदर, कैटवॉस के अंदर होना था। कैटवॉस पोलैंड के अंदर होना था, कैटवाइस में। और कैटवाइस जो है ये 24th था यूएनएफसीसी का, 14 था कीटो प्रोटोकॉल का और 3rd था मतलब पेरिस एग्रीमेंट का। पोलैंड के अंदर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, यूएनएफसीसी मेंबर सारे इसमें थे। यूएन उसके बाद में फिर जो है सैंटियागो में चिले में होना था 2009 के 19 में। और 2019 के अंदर फिर COP24 जो है, ठीक है, और 25 ये चिले और उसके अलावा क्या नाम है कोस्टा रिका वगैरह में होना था। उसके बाद में फिर आप एक टाइमलाइन पढ़ा है इसमें जो है ये आपका ये वाला, ठीक है, COP27 जो है यूएनएफसीसी का है, इसको आप याद रखें। COP27 जो ये दिस इज अबाउट यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। मेरी आवाज़ आ रही है? यूएनएफसीसी का COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 27 एडिशन है जैसे मैंने बताया। शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर ये 27th हुआ है। और ये जो है बेसिकली 2022 के अंदर हेल्ड हुआ है शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो फर्स्ट हुआ था वो बर्लिन के में हुआ था। उसके बाद में फिर आपका जो है COP26 जो हुआ ग्लासगो यूके में हुआ था, 27 जो है इजिप्ट में, और 28 जो है वो दुबई यूएई में होगा। ठीक है, इस साल होगा 2023 में। ठीक है, 2022 वाला हो गया है। इसके अंदर मिटिगेशन वही मतलब क्या एजेंडाज क्या होते हैं, जैसे हर हमेशा एजेंडाज होते हैं मिटिगेशन एडोप्टेशन वाले। तो मिटिगेशन में ये है कि भाई वर्ल्ड जो है उसमें उन्होंने जो बात की वो ये की है कि वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव, जो पेरिस के अंदर एक बात कही गई थी कि 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम करना है ग्लोबल टेम्परेचर को, जो टेम्परेराइज को। तो वो कुछ हो नहीं पा रहा है, लग रहा है हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे, ये इसमें एक बात कही गई है। और इसलिए इसको कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें 2020 जो COP26 था ग्लासगो के अंदर, उसमें ग्लासगो शर्म अल शेख ग्लास के नाम से वर्क परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देने के लिए बात की गई थी कि 2023 के अंदर जो है ग्लोबल गोल एडोप्टेशन ये वर्क रखा जाए, ताकि एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे अडोप्टेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, यानी अडोप्टेशन बेहतर हो और जिससे हम लोगों की क्लाइमेट चेंज में कुछ कमी आए। फाइनेंसिंग के लिए वही बात है कि क्या नाम है COP26 के अंदर ये बात हो गई कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा था कि $100 100 बिलियन टारगेट किया था क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, 2009 से ही डिटरमाइन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हो पाई है, हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड। तो इसकी बात की गई है। उसके अलावा लॉस एंड डैमेजेस का लॉस एंड डैमेजेस के लिए ये बोला है कि COP26 और G77 एंड चाइना ने नेगोशिएट किया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया जो एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है लॉस और डैमेज की, ठीक है, लॉस एंड डैमेज की मतलब एक फाइनेंशियल फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी को लॉस एंड डैमेज हो रहा है तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड, उसको मतलब फंडिंग दी जाए। मेजर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं COP27 के अंदर, मैंग्रू अलायंस हुआ है MSC, मैंग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट हुआ है, ठीक है। इसमें मैंग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट जो इनिशिएट किया गया UAE, इंडोनेशिया वगैरह, इंडिया, श्रीलंका, ये लोग हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस वगैरह फैलाने की बात की गई है। और उसके अलावा 100 मिलियन
मैंग्रोव को प्लांट करने की बात की गई है 2030 तक। उसके अलावा एक अवेयर एक्शन फॉर द वाटर एडप्टेशन फॉर रेजिलेंस, ये किया गया है, अवेयर इनिशिएटिव लाया गया है COP 21 के अंदर। ये बेसिकली एक्शन फॉर द वाटर वाटर एडप्टेशन और रेजिलियंस ये आया हुआ है। इसमें ये इनिशिएटिव है, ये कैंपेन चलाना है वाटर रिलेटेड चैलेंजेस जो हमारे सामने आ रहे हैं उनको लेकर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। लॉस एंड डैमेज में क्या बात की है, लॉस एंड डैमेज में बात की गई है, refers to the impact of the climate change cannot be avoided either by the mitigation और adaptation। तो इसमें बोला गया है कि देखो यार, लॉस एंड डैमेज तो होना ही होना है। मतलब इसमें यह है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी मतलब हम चाहे मिटिगेशन कर लें चाहे अडोप्टेशन कर लें, हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो अगर होता है तो लॉस एंड डैमेज होना ही होना है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें इतना जल्दी रोक नहीं सकते। तो उसके लिए हमें जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसके लिए कुछ फंड हो कि उनकी मदद की जा सके। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड है IRAF, ये लॉन्च किया गया है कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे एट इंडियन पेवेलियन 2017 के अंदर शर्म एक्सेल के अंदर ये बात की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटेड फंड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा जिसके अंदर जो है जो कि सपोर्ट से बनाया जाएगा UNDP के, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के डिजास्टर रिडक्शन के लिए। और यूनाइटेड ये इसको मैनेज जो करेगा यूनाइटेड नेशनल मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस इसको मैनेज करेगा, न्यूयॉर्क वाला। और जो कि मतलब किसी को भी डैमेज वगैरह होता है, कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से तो उसको फाइनेंसिंग वगैरह करने की बात की जाएगी। ग्लोबल शील्ड प्लान एक है GS, इसको बोलते हैं ग्लोबल शील्ड। इट इज अ फंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड द फंडिंग फॉर द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट डिजास्टर। ये ग्लोबल शील्ड पहले से चल रहा है। शील्ड है मतलब कि अगर कोई किसी को भी क्लाइमेट चेंज से सफरिंग हो रही है खासकर आइलैंड कंट्रीज को, तो उनकी फंडिंग की जाए, कोस्टल एरियाज की फंडिंग की जाए। और ग्रुप 7 G7 जो है, और ये ग्रुप 7 कंट्रीज हैं जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करके वो लोग जो है हेल्प करें, वनरेबल 20s की हेल्प करें। उसमें यह है कि G7 जो बड़े इकोनॉमीज हैं वो वनरेबल जो कंट्रीज हैं वनरेबल 20 उनकी हेल्प करें, ठीक है, ओके। इसमें मतलब बात की गई है। और उसके अलावा G20 जो ग्रुप है उसमें 58 नेशंस हैं, इंडिया मेंबर नहीं है वनरेबल ग्रुप का। और एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म होता है, UNFCCC लॉन्च करता है फर्स्ट जॉइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म और 2023 से 27 तक ये जॉइंट वर्क प्रोग्राम विल फोकस ऑन हाई पोटेंशियल सेक्टर एंड हाई पोटेंशियल एक्शन अक्रॉस द वाटर एनर्जी फूड इंडस्ट्री एंड अदर सिस्टम के लिए। उसके अलावा ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस है गोवा, ये G COP 27 के अंदर ये हुआ है। न्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, जापान, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो हैं ज्वाइन करेंगे ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस को, ठीक है। किसके लिए? ऑफशोर विंड को, विंड के ऊपर एक वो है और क्लाइमेट चेंज मतलब उसको टैकल करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को देखने के लिए। और ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है ये इनिशिएटिव है बेसिकली इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, डेनमार्क एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का। इसमें बेसिकली जो है विंड एनर्जी को यूज़ करने की, ऑफशोर विंड एनर्जी को यूज़ करने की बात की जा रही है, किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे, तो ताकि जो है ये कम किया जा सके क्या, ग्रीन हाउस गैस के ऊपर डिपेंडेंसी जो है खासकर थर्मल पावर सेक्टर वगैरह है उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम की जा सके। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये कि आप लोग बायोडाइवर्सिटी वगैरह के ऊपर इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें दे रखा है। उसके अलावा रामसर कन्वेंशन की जो वेटलैंड के ऊपर रामसर कन्वेंशन है वो 14 को उसका हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और इसी तरीके से और जो चीज़ें हैं जितने भी मतलब इसमें और वो दे रखा है, ठीक है, उसको आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ हद तक कि मैं ये क्या है, मतलब ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या बात है। बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जो क्या नाम है आपके वो हुए हैं, प्रोटोकॉल्स हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, उन्हीं के ऊपर कहाँ पे हुए हैं, कब हुए हैं, क्या है उसका, उसी के ऊपर सारी बात होती है। तो अगर उसको आप फोकस कर लेते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद में जो है अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर और दूसरा आपका टॉपिक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजेंडा 21 ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, और उसके बाद में आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, आप लोगों को बताया ना। देखो ये ऐसा है कि दिख रहा है ये, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने इकोलॉजी कर ली थी, याद करो, किया था, बोलो भाई। इकोलॉजी का मैंने आप लोगों को भेज दिया था, उसमें मैं वीडियो डाल चुका हूँ सारी, और उसको देख लीजिएगा। फिर मैंने आपको कन्वेंशनल एनर्जी ये भी डाल दिया था।
और पॉल्यूशन का भी डाल दिया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और क्या नाम है, इसको भी डाल दिया है। और इसमें आपका जो है हमने कौन-सी चीज़ नहीं की है, बायोडायवर्सिटी का भी हम कर चुके हैं, इसका मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं डाल दूँगा। अब हमारा जो टॉपिक जिसमें हमें कुछ मतलब क्वेश्चंस करने हैं, वो कल से हम लोग जैसे मतलब मैंने थोड़ा बता दिया है, तो क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम देख लेंगे। एक तो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के करने हैं। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली एजेंडा 21 वगैरह उसकी बात होती है, कन्वेंशंस की बात होती है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ रखा था। तो हम लोग पहला इससे स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये करेंगे। इसके बाद में हमारा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस पे बात होगी, जैसे हमने बोला। ओजोन लेयर डिप्लेशन पे बात होगी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फंड जो भी बचे हुए हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो भी मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको देखेंगे, देख लेंगे एक बार। और उसके बाद में फिर जो बचे खुचे चैप्टर्स हैं और जो मैं बायोडाइवर्सिटी तक का आप लोगों को वो डाल दूंगा वीडियोस। बायोडाइवर्सिटी वाला जो वीडियो है, जो उसके भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, उसको आप देख लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी के कैसे हम कर चुके हैं। इसमें जो पहला वाला चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली जो हमें करना है, कल से हम लोग यही करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे इसके। इसमें अच्छा, ये बेसिकली जो क्लास है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो क्लास है ये भी उन लोगों के लिए है जो लोगों का भी एग्ज़ाम मतलब आने वाला है 14 तारीख या 15 तारीख में, उन 14 या इस महीने में एग्ज़ाम है। बाकी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, जो मतलब न्यू बच्चे हैं उनको कोई डाउट होगी, तो हम लोग फिर इसको मैं एक बार ये वाला पोर्शन जो मैं स्पीड में कराऊंगा वो बाद में भी करा दूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए सारा जो टॉपिक है, वैसे हम लोगों ने ये वाला टॉपिक सब कवर करा ही है अभी। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दे रहा है वो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इन्वायरमेंट की वही डेफिनेशन वगैरह की पहले बात करेगा, और उसके बाद में फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही की डेफिनेशन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेगा। वाटर साइकिल वगैरह और जो बायो जियो केमिकल साइकिल वगैरह की बात करेगा। एटमॉस्फेयर की सारे मतलब जो एटमॉस्फेयर आप लोगों ने ज्योग्राफी और इसमें करके पढ़ा हुआ है, ये अर्थ समिट की बात की इसने, एजेंडा 21 की बात करेगा। ठीक है, और ये जितने भी अभी आप पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन वगैरह जितने भी है, वो सब इसी वाले चैप्टर में आएंगे। तो इसमें जो है काफ़ी करंट वाले टॉपिक्स आएंगे इस वाले पार्ट में। तो यहाँ से हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देखें। जैसे गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ठीक है, वन लेवल इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, ये बोल रहा है ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सोसाइटी, ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब उसने जो है डेफिनेशन जो दी है ए, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। आप लोगों को एक जो लोग बच्चे मतलब जिनको इस साल एग्जाम नहीं देना है अभी इधर, तो वो लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नोट्स भी बनाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसको मेंस के आंसर लिखेंगे, उसको उनका काम है। इसके बाद देखिए, ये अभी मैंने जो आपको क्रोनोलॉजी बताई थी उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कि रियो रियो और सबमिट पब्लिकेशन ऑफ द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्या बताया था, रियो सबमिट कब हुई है जरा बताओ। रियो सबमिट कब हुई है? 1992 में। ब्रुटलैंड रिपोर्ट कब आया है? 1987 में। वो याद करो, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया ना। ठीक है, 1987 के अंदर ब्रुटलैंड रिपोर्ट आया है, और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ है वो बेसिकली 1987 में हुआ है। उसका प्रोटोकॉल जो इन्फोर्समेंट हुआ है वो 89 में हुआ है। रियो समिट 1992 में हुआ है, और जो लिमिटेड ग्रोथ रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, यानी वो जो ह्यूमन इन्वायरमेंट वाली, वो 1972 में हुई है। तो ये क्रोनोलॉजी आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, आराम से क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे 2020 के अंदर क्वेश्चन आया, उसी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट और यूनाइटेड नेशन 1987। तो कौन सी रिपोर्ट थी जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी? फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज और काउंट फ्यूचर, सेकंड रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट थी भाई? वर्ल्ड कमीशन की रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? और काउंट फ्यूचर, जो मैंने बताया था वर्ल्ड कमीशन वाली, ये मैंने बताया था ना उस दिन, अभी बताया थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड कमीशन की रिपोर्ट, ब्रुटलैंड रिपोर्ट जिसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली 1987 वाली, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। हैं क्या? हाँ, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को ना, और मैंने पहले भी बच्चों को बताया हुआ है, और आज भी मतलब इसमें तो इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे आपको। जो ये वाला पोर्शन है इसको देख लीजिएगा, ये वर्ल्ड कमीशन। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कौन सा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो पॉवर्टी एलिवेशन, ये वो, तो आप इसको मतलब देख लीजिए, आसान है। ठीक है, और पॉवर्टी एलिवेशन वाली बात है।
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, कौन सी ईयर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ है, सबको पता है 86 में इनेक्ट हुआ है। ठीक है, वो अभी मैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 की बात मैं कई बार कर चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंट, फिर वही कौन से ईयर में पास किया गया है, 86 में पास किया गया है, पता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया का बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करेगा। उसके बाद में फिर क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन कई सारे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसको याद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है ब्लू कार्बन किसको कहते हैं। ब्लू कार्बन मैंने बताया है ओशियन के अंदर और कोस्टल इकोसिस्टम में जो कार्बन कैप्चर होता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ये मैं उस समय पढ़ा रहा थे वक्त मैंने बताया था आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, पिछले साल भी बताया हुआ है, पिछले एग्जाम में भी। ठीक है, से ये सारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, कौन सा गोल किसके बारे में बात करता है, क्वेश्चन आया हुआ। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बताया हुआ है नहीं, और मैंने सारा रटवाया भी हुआ है। रटवाया है कि नहीं रटवाया है, तो अब याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। उसके मतलब कई बार 17 के 17 मैंने रटवा रखे हैं, राइफ बिलो वाटर, राइफ ऑन अर्थ, वो सब करके। तो याद, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, जो है क्या आप सबको पता है इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, नहीं पता है, 5 जून को मनाया जाता है, नहीं पता है भाई। और देखो ये इन्वायरमेंट डे के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना भरा हुआ है एकदम। 5 जून कितना याद कर रखने में ज़रूरी है, और मतलब वो है कि भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश 1962, साइलेंट स्प्रिंग जो है पब्लिश हुई 1962 में, किसने लिखी हुई थी, तो रिचर्ड कार्सन ने लिखी हुई है। साइलेंट स्प्रिंग, ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट थे, 1962 में इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, रिचर्ड गैरसन ने। तो ये लिख लीजिएगा, कंट्री ऑफ द नेचुरल कैपिटल इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग। तो इसमें ये मतलब देख लीजिए क्या आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे कभी कभी बहुत आसान सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। व्हाट इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का थीम क्या है, तो अभी इस साल करंट ईयर में क्या थीम रहेगा उसको याद कर लीजिएगा करंट के लिए। ठीक है, रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, किस में मेन रोल है सोलर रेडिएशन में, तो सोलर रेडिएशन से वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो डायरेक्ट रोल तो वाटर साइकिल पे है, ऑपरेशन वगैरह और फिर उसका प्रेसिपिटेशन वगैरह वो सारा। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सबको पता है कहाँ पे है भाई, नागपुर में। नेशनल इंजीनियरिंग नीरी 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 का ऐसे बोल देते हैं, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली ये आपका नागपुर में 1958 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। ये जो है नीरी जो है इसको आप लोग अक्सर जानते हैं, नीरी की फुल फॉर्म भी लोग नहीं जानते लेकिन नीरी जानते हैं। नीरी बहुत फेमस है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन इसके बारे में जो है नीरी जानते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नीरी बहुत बार सुना होगा लोग आपने, न्यूज़पेपर में भी आता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, नागपुर में है। ठीक है, ओके। इसको सबसे पहले जो बनाया गया था वो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर बनाया गया था, बाद में वाटर सप्लाई सीवेज इस पे सब पे फोकस किया गया, इसका नाम रखा गया नीरी। नीरी जो है कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, एग्जाम में फिर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार वन वे और अदर पूछता रहता है, नीरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 1958 के अंदर नागपुर में बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, या टफ है भाई। और सबमिट कहाँ हुई थी, रियो दी जेनेरियो में हुई थी, और कहाँ हुई थी, ये नहीं नहीं कर लोगे ये सब हैं, टफ लग रहा है क्या ये सब, बताया नहीं है क्या मैंने, बोलो भाई, बताया है कि नहीं बताया। Rio+20 डिक्लेरेशन, द फ्यूचर वी वांट, ये हमेशा ध्यान रखो। Rio+20 के अंदर जो बात की गई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द फ्यूचर वी वांट, ये यूपीएससी के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, द अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था अर्थ समिट, कहाँ पे हुई थी, रियो दी जेनेरियो में हुई थी, Rio+20 भी यहीं पे हुई है। ठीक है, बता रखा है ना। तो ये बार बार वही क्वेश्चन सब रिपीट करता रहेगा, यही सब सारे क्वेश्चन हैं। और आप इसको देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। यूपी वाले क्वेश्चन और क्या मैं यूपी वाले क्वेश्चन अक्सर जो है आप चुन चुन के कर लीजिएगा, राजस्थान वगैरह वाले छोड़ दीजिएगा। आईएएस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, यूपीएस बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी क्या कह रहा है कि क्या नाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा ऐड नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, फोटोसिंथेसिस करोगे ऑक्सीजन छोड़ोगे, ऑर्गेनिक मैटर डिके करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो भी
क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस में नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैंने पहले ही बता दिया कहाँ पे है, जिनेवा में। वो तो उसी अभी कल, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है, हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है लिखने के लिए ना। अरे भाई जो पुराने बच्चे हैं वो तो बता दो, बताया था ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखने के लिए बोला था, तो उसकी नोट्स दिए थे लिखने के लिए, नोट्स में देखना आप क्या होगा लिखा हुआ है उसका हेडक्वार्टर, तो भाई बताना कोई मुश्किल काम है। ठीक है, तो वही लिख लेना, मैंने पहले दिया हुआ लिखने के लिए। यूएनईपी जो है का उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर उस दिन बात हुई थी ना, कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में है। क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर आप यूएनईपी हेडक्वार्टर कहाँ पे यूएनईपी का बार बार पूछेगा, तो नैरोबी केन्या कहाँ पे है, रट्टा मार लीजिएगा, वही सब क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका क्या नाम है, जो भी है ले लो यार, क्या हेडक्वार्टर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एमस्टर्डम। एमस्टर्डम किसकी कैपिटल है, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों ने, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा एमएसडम वगैरह, ठीक है। इको इको मार्क जो होता है इंडिया में प्रोडक्ट्स के ऊपर इको मार्क लगा होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो होते हैं उनको इको मार्क लगा होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप फटाफट फटाफट कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। कर लोगे फिर हाई लेवल क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये जो जनरल क्वेश्चन है इनको कर डालिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हाई लेवल क्वेश्चन हैं, हाई लेवल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं भाई हाई लेवल वाले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, 2010 में ही तो बना है, और कब बना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कोई हाई लेवल क्वेश्चन है, आसान है। ग्रीन डेवलपमेंट जो है, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट कौन है, अरे भैया विलियम एडम ही तो है, कौन है, विलियम एम एडम, ठीक है। और कौन है, तो उसको याद कर लीजिएगा। रियो+20 कॉन्फ्रेंस में क्या मेंशन है, अब ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, कौन सा क्या आंसर होगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितनी बार बताऊँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया ना, रियो+20 कॉन्फ्रेंस। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन था। 1997 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, 97 का क्वेश्चन है, छोड़ो। रियो+5 जो है वो कब हेल्ड हुआ, तो 5 साल बाद होगा रियो के, और कब होगा, 97 में हो जाएगा, है कि नहीं है, फालतू की बात कर रहा है क्या। ये देखिए, ये क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, क्वेश्चन है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं जो कि हाई लेवल क्वेश्चन के कैटेगरी में इसने दे दिया है, ठीक है। और उसके अलावा एसडीआई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इसके ऊपर क्वेश्चन है। और उसके अलावा ये क्या नाम है आपका, फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी पेज, और a UN mechanism for assisting the countries transition from towards the greener to more inclusive economic toward, ये क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में 2012 के अंदर रियो डी जेनेरो के अंदर ये पेज वाली बात की गई थी, तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही पूरी कहानी बार बार रिपीट करेगा, तो इसको क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो अगर आप लोग घर पे बैठेंगे ये भी कुछ सब कंप्लीट हो जाएगा। जो यूपी में आए हुए क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा, कितने क्वेश्चन है भाई हाई लेवल के, सब आसान क्वेश्चन है ये सब। मैं उसमें से आईएएस वाले तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, खत्म हो गया यार। देखो 27-28 क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है ना। आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बहुत ज़्यादा, सब वही वही सारी बातें, रियो दी जनेरियो वही सब थोड़ा बहुत दिया होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, कौन से के अंडर में है, वो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कौन से के अंडर में बनाई गई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाई गई है, वो क्वेश्चन आया हुआ है, देख लिया। एक हाँ, ये जो है ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। एक्चुअली मैं अभी इसको बताया नहीं इन वाले बच्चों को, नए वालों को, लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है ना, इसमें बहुत सारे एक्ट को क्योंकि इंक्लूड किया गया था, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप। ये कई सारे उसको इंक्लूड करता है और बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए। और जेनेटिक अप्रेजल कमेटी वगैरह भी इसी के अंडर में बनाई गई है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कर दीजिएगा। ज़्यादातर तो चीज़ें जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही बनाई गई हैं, ठीक है। ये इसमें एक है ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कहाँ इंट्रोड्यूस की गई है, ऑस्ट्रेलिया में की गई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में 80s में, ड्यूरिंग द मिड 80s डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, द नेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट वर डिस्कस एट लार्ज, what among the following is not
एंड इम्पोर्टेंट, कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वही इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो नहीं है तो पॉलिसी वगैरह का उसमें हटा दीजिए, बाकी सारा है। तो ये वाला पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, जिसको आप लोग आराम से मैंने बता दिया है, अब घर पे कर लीजिएगा। आप तो कर ही लेंगे यार, है कि नहीं है? कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ थोड़ी ना पूछ रखी है इसमें, क्या पूछ रखी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यूएनएफसीसी है और वर्ल्ड समिट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है सारी। और आपने जितना पढ़ लिया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को याद है तब तो आप कर ही लोगे। तो हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला आज ही देख लिया है, वैसे कल देखना था। तो मैंने बता दिया। वैसे भाई आप, मुझे लगता है कि जितना मैंने करा रखा है उसमें से भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएंगे। जिन लोगों ने नया पढ़ा है उनका भी हो जाएगा, जो पुराने पढ़े हैं उनका तो हो ही जाएगा। हाँ भाई, ये भी हो गया, ये बायोडाइवर्सिटी मैंने कर दिया है। अब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज और ये इधर से जाएंगे। बाकी ये दो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कल परसों में हम कल वल में ख़त्म ही कर देंगे इसको, कल-वल में कल परसों में ख़त्म हो जाएगा ये। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो पूछ लेना, बाकी कर लेना, ठीक है भाई?